हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और क्लास 9 का ये टॉपिक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ये कह सकता हूं कि ये जो लॉ है न्यूटन का वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है। कब? जब ये दो ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट इस तरफ से और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ से फोर्स लगा रहा होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा होता है तो इस लॉ का जो है एप्लीकेशन वहाँ पर होता है। कह सकता हूँ कि मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी फोर्स लगेगा वहाँ पर हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई होगा आपका। ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ कहता है कि व्हेन द बॉडी अप्लाइज सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी, यानी कि अगर कोई बॉडी जो है दूसरी बॉडी में फोर्स लगाती है देन द सेकंड बॉडी आल्सो इम्प्लाइज इक्वल फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या लगाती है? एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी जो है इस बॉडी पर फोर्स लगा रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा इस जगह पर जो है वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन अ बॉडी अप्लाइज some force on another body then the second body also implies equal force on the फर्स्ट बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक और सिंपल भाषा में भी इसको लिखा जाता है। क्या है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन वन एंड अदर ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कह सकते हैं? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, इस फोर्स को ज़्यादातर ऐसे कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि गन अगर मैं फायर करता हूँ तो गन की बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन उस गन का रिकॉइल जो है वो उस पर्सन पर आता है जो पर्सन उस गन को फायर कर रहा है। यानी कि बुलेट जब आगे बढ़ेगी तो बुलेट एक फोर्स क्रिएट करेगी उस गन के ऊपर, जिस कारण से गन चलाने वाला थोड़ा सा बैकवर्ड महसूस करता है, यानी कि वो पीछे की तरफ हट जाता है उस फोर्स के कारण। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर ऑब्जेक्ट का अगर एक्शन हो रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका रिएक्शन इक्वल ही करेगा उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इस लॉ को एक और लॉ के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए इसको जानते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर देन देयर टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन देम। अगर दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, देन देयर टोटल लीनियर मोमेंटम, तो उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम कैसा हो जाएगा? बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो लिख सकते हैं इसको व्हेन टू और मोर बॉडीज interact with each other
विद ईच अदर, आपस में अगर कॉलिजन भी हो रहा है तब भी इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये इंट्रैक्शन जो है किसी न किसी फोर्स के द्वारा हो सकता है, यानी कोई भी फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो सकता है आपस में, उन दो जो भी जितनी भी बॉडी आपस में कर रही है, हो सकता है कॉलिजन भी हो जाए। व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर देन देयर टोटल लीनियर मोमेंटम remains conserved और कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा, या उसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट रहेगा प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स, उससे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं होगा। नो एक्सटर्नल अनबैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि अनबैलेंस की बात यहाँ पर होगी कि अनबैलेंस फोर्स के द्वारा ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन देम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कॉलिजन, यानी कि टकराने के बाद उतना ही रहेगा लीनियर मोमेंटम जितना टकराने से पहले उसका लीनियर मोमेंटम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको एक प्रूफ के साथ में समझते हैं। सपोज कीजिए दो ऑब्जेक्ट थे, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था, और स्टार्टिंग में वो m1 वाला u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और m2 वाला जो है u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी बढ़कर v1 हो गई, और m2 जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? v2 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या माना? कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इस समय जो इनका इनिशियल मोमेंटम होगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी का अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका? m1 u1। तो लिख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का कितना होगा इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी क्या होगा? m2 u2। ये हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट? यहाँ पर टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज़, दोनों बॉडीज़ का अगर मिला दिया जाए तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा दोनों का? तो कर सकते हैं, दोनों का सम कर दीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि ये क्या हो गया? टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया दोनों बॉडीज़ का। दोनों बॉडीज़ का टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालें तो क्या आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्या हो जाता है? मान लीजिए कि ये दोनों बॉडीज जो हैं आपस में टकरा गई। क्या हो गई? टकरा गई आपस में। ठीक है, m1 और m2 जो हैं आपस में टकरा गई। ठीक है, और एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t में, कितने टाइम में टकराई जाएगी? टाइम t में टकराई जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ, नाउ लेट द टू बॉडीज कोलाइड, आपस में क्या हो गई? टकरा गई विद ईच अदर फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t। कितने टाइम के लिए टकरा गई? t टाइम के लिए टकरा गई। तो उनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आई। कितनी चेंजिंग आई उसमें? उनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आई v1 की, और इस वाले में कितनी चेंजिंग आई? v2 की। ये क्या हो गया? टकराने पर इनकी वेलोसिटी कितनी चेंज? v1 हो गई और इसकी v2 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर सकते हूँ मैं? मोमेंटम क्या हो जाएगा?
मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा फर्स्ट बॉडी का, ये हो जाएगा m1v1। और मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा m2v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, टोटल मोमेंटम कितना हो गया, इतना हो गया m1v1 प्लस m2v2। अब मान लेते हैं क्या कि सपोज ड्यूरिंग कोलिजन f1 फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी, यानी कि जब कोलिजन हुआ तो फर्स्ट बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा था f1 का, और सेकेंड बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है f2 का। कितना लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है f1 का, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है f2 का। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, और ये सब लेट कर लिया। लेट ड्यूरिंग कोलिजन f1 फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, इतना लगाया गया फोर्स, एंड f2 फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो क्या हुआ, f1 फोर्स लगाया किसने फर्स्ट बॉडी ने, और f2 फोर्स लगाया किसने सेकेंड बॉडी ने। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लीजिए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताएगा, वो हमें बताता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था, तो हम लिख सकते हैं। पहले मैं एक एक करके निकाल लेता हूँ, पहले फर्स्ट बॉडी के लिए, उसके बाद सेकेंड बॉडी के लिए। तो फोर्स exerted on first body is equal to rate of change of momentum of first body। तो फर्स्ट बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हुआ था, m1u1 से कितना हो गया था, m1v1 हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो गया था, m1v1 से कितना हो गया, सॉरी m1u1 से कितना हो गया था, m1v1 हो गया था। ठीक है, तो फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, ये हम जानते हैं। तो f1 जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, f1 बराबर फाइनल मोमेंटम क्या था, m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1u1, यानी कि स्टार्टिंग वाला मोमेंटम, और कुछ ना कुछ टाइम लगा था, वो क्या था, t टाइम लगा था यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में m1 कॉमन है, तो m1 कॉमन ले लीजिए। m1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 अपॉन t। क्या हो गया, m1 कॉमन ले लिया हमने, v1 माइनस u1 अपॉन t। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट होगा सेकंड बॉडी में भी। फोर्स ऑन सेकंड बॉडी वो भी क्या होगा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। तो वो कितना चेंज हुआ था, m2u2 से m2v2 हो गया था। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, लगा देंगे इसको, f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2v2। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला में हम ऊपर ही ड्राइव कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं ऊपर फॉर्मूला, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। m2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, m2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, v2 माइनस v2 माइनस u2 है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, v2 माइनस u2 अपॉन t, ये चीज़ आ गई कॉमन।
ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, हम जान रहे हैं कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होते हैं तो एक डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं और दूसरे को माइनस मान लेते हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। तो F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर, दोनों ही क्या हैं, अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पेयर। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमेशा किस में होगा, पेयर में होगा, कभी भी सिंगल में होता ही एप्लीकेबल नहीं है ये, यानी कि ये हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमेशा किस में एप्लीकेबल होता है, हमेशा पेयर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F2 इक्वल टू माइनस F1, ये मैंने एक्शन रिएक्शन मान लिया। अब दोनों जगह क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए दोनों की। F2 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपके पास M2 कॉमन आ गया था, V2 माइनस का U2 अपॉन T ये था इसमें, और F1 क्या था, माइनस में है। ठीक है, M1 और ब्रैकेट में क्या था, V1 माइनस U1 अपॉन T। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाके आपके पास M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T, और ये माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, तो ये हो जाएगा जाके आपके पास माइनस M1 V1, तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास M1 U1 अपॉन T। क्या हो जाएगा, इस T से ये T कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बचा आपके पास, M2 V2 माइनस M2 U2 माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अब V1 और V2 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाइए और U1 U2 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, M2 V2 प्लस M1 V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल किसकी है, टोटल फाइनल मोमेंटम के, और यही हमारा बताता है क्या, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इनिशियल मोमेंटम, जो कि कैसा रहा, रिमेन्स अनचेंज रहा, कांस्टेंट रहा, टकराने के बाद भी और टकराने के पहले भी। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहा टोटल फाइनल मोमेंटम के। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यह है कि इट मीन्स दैट ड्यूरिंग कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज इज कंजर्व और रिमेन्स कांस्टेंट। और यही बताता है आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका डेरिवेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए, न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जिसमें टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहता है हमेशा टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो इसी लॉ पर जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है न्यूमेरिकल, आपके पास ए बुलेट of mass 20 gram is fired horizontally with velocity of 150 मीटर पर सेकेंड, और वो किससे चली है, फ्रॉम पिस्टल, जिसका मास है कितना, of mass 2 kg. What is recoil velocity? What is recoil velocity? ठीक है, तो देखिए मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट अगर मैं इसको क्या मान लूँ, m मान लूँ, तो ये क्या है, ग्राम में। और देखिए एक चीज़ और याद रखिए
कि मोस्टली जो भी चीज़ आपको ग्राम में दे रखी है उसको आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सॉल्व करते समय उसको आप किलोग्राम में चेंज कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपका जो है आसानी रहेगी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो 20 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूँगा जाके तो वो हो जाएगी 0.02 kg। क्या हो जाएगी? 0.02 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो दे रखी है v बराबर कितनी? 150 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ गन, मास ऑफ गन कितना दे रखा है? कैपिटल M मान लेता हूँ। इसको हम M1 M2 भी मान सकते थे, ठीक है, जैसे आपका आप सूटेबल लगे आप ऐसा मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मॉल m मान लिया, यहाँ कैपिटल M मान लिया है, आप इसको M1 M2 भी मान सकते थे। कैपिटल M इक्वल टू दे रखा है 2 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी ऑफ गन यानी कि जिस वेलोसिटी से गन मूव करेगी, क्यों? क्योंकि बुलेट आगे चल चुकी है, उसकी वेलोसिटी ये थी, अब उसकी रिकॉइलिंग आ रही है तो गन पीछे की तरफ आएगी। यही बताता हमारा क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी क्या होगी? गन की वेलोसिटी ऑफ गन आपसे पूछी गई है, वी आपको निकालनी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर गन फायर नहीं की गई है, अगर गन फायर नहीं की गई है उस समय उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। लेकिन आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपके पास, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इनिशियल मोमेंटम तो क्या है? इनिशियल मोमेंटम है इसका 0। जब वो बुलेट क्या है? रेस्ट में रही होगी जिस समय, तो उस समय इसका इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम क्या हो गया उसका? फाइनल मोमेंटम हो गया जाके उसका m1 v1 वाला वही फॉर्म लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो गया m और स्मॉल v प्लस m और कैपिटल v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी जो है, इसका मैंने कैपिटल M माना था और इसकी वेलोसिटी मैंने कैपिटल V मानी है। तो इसकी वेलोसिटी मैंने स्मॉल m मानी थी, तो उसकी वेलोसिटी मैंने स्मॉल v ही मानी है। किसकी? बुलेट की। और ये आपके गन की है, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम आपको फाइनली निकालना है। तो हम जानते हैं कि टोटल मोमेंटम भी आफ्टर कितना हो जाएगा आपके पास? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। mv प्लस mv इक्वल टू 0। तो देखते हैं 0.02 प्लस 150 प्लस 2 v बराबर 0। ये दोनों, ये सब किसके बराबर होना चाहिए? 0, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या होते हैं? दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंटम रहा और ये मोमेंटम इनिशियली था 0, तो इसके बराबर मैंने 0 रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0 प्लस 2v बराबर 0। v यहाँ पर कैपिटल मानेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2v, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। तो ये हो जाएगा जाके 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई? गन की कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल होगी वो गन? 1.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जब तक वो बुलेट रेस्ट में रही तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या रहा? 0 रहा। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाता है? वो हो जाता है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का सम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो 0 के बराबर रख के इसकी वैल्यू हम 1.5 मीटर पर सेकेंड निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की दी हुई नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा ये सब कुछ। और अगर समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।